नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज का बजट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला है और ये कंसेप्ट आपको सिर्फ ये साल नहीं, आने वाले बहुत साल तक काम आने वाला है। एक बार आपने ये वीडियो देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बजट में कितना दुखी होना इंपॉर्टेंट है, कितना हम लोग चिल्लाएं कि भैया मुझे कुछ नहीं मिला, वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो सत्य भी है, लेकिन कौन कौन सी चीजें ऐसी अवेलेबल है जो अमीर लोग जरूर ग्रैब कर लेते हैं, आप नहीं कर पाते हो, वो भी मैं बताने वाला हूं। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा जो टैक्स लॉ में चेंजेस हुए हैं, ताकि आप अपडेट भी हो सके। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो बजट आया है 2024 का, 24-25 का, इसमें इन्होंने क्या ऐसा बोला जिससे डेवलपमेंट सच में होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, या केवल बिहार को और आंध्र प्रदेश को ही फायदा मिलेगा क्योंकि भैया सरकार अनस्टेबल हो जाएगी अगर उनको नहीं दिया गया, या फिर सच में पूरे भारत को ऑबलाइज किया जा रहा है, या फिर कुछ स्पेशल क्षेत्र को ऑबलाइज किया जा रहा है, या फिर केवल वादे ही किए जा रहे हैं और कुछ होगा नहीं। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहली बात ये, बजट होता क्या है। बजट देखिए, जितना हमारे पास में पैसे आने की संभावना है वो हमारा रिसिप्ट या फंड अरेंजमेंट है, जिसको इंडिया में हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इंडिया में ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक जगह आता है और ये रिसिप्ट पूरा आता है, और ये रिसिप्ट डायरेक्टली कमाई का भी हो सकता है, तो फिर रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, इसका मतलब हमारे पास में एक मुश्त पैसा कहीं से आ रहा है, वो लोन से भी हो सकता है, या फिर दूसरे सोर्सेस, आउटसाइड सोर्स से भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर जितने पैसे की व्यवस्था हो जाए वो हमारा इनफ्लो है बजट का, और जो भी हम खर्च करने वाले हैं उसको भी दो भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला कैपिटल नेचर का और दूसरा रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू नेचर का मतलब जितने भी हर महीने हमेशा लगातार पेमेंट करना, वो रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि उसको पेमेंट किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी नहीं देंगे तो गवर्नमेंट का सिस्टम बंद हो जाएगा, अगर आप बिजली का बिल नहीं पटाओगे तो उसका सिस्टम बंद हो जाएगा। ऐसे वो सारे खर्चे जो लगातार करने पड़ते हैं वो रेवेन्यू नेचर का है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। दूसरा, कैपिटल नेचर में भी बजट खर्चा होता है। वो कैपिटल नेचर कैसा होता है, या तो आप पुल बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, कोई बहुत बड़ा स्कीम लेकर आ रहे हो, वो स्कीम से लाखों लोगों को फायदा होने वाला है, लेकिन सरकार की तरफ से अगर देखेंगे तो सरकार दे रही है जिससे कि या तो वो स्टार्टअप बना ले, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर ले, या फिर इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो जाए, या फिर गरीबों के लिए कोई प्रोग्राम या स्कीम है। ये सारे कैपिटल नेचर के हैं, रेवेन्यू नेचर के नहीं है। तो रेवेन्यू नेचर के जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना उसके सरकार और मशीनरी बंद हो जाएगी। कैपिटल नेचर का वो जो सरकार अपनी तरफ से लेकर आती है, ताकि बजट का उपयोग इस तरीके से हो कि हमारा देश का उन्नति हो सके, जो कि बताया जाता है, राइट। अब हमारा इस बार के बजट में सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया क्या रखा गया? एमएसएमई फोकस एरिया है, जॉब फोकस एरिया है, वुमेन्स एम्पावरमेंट फोकस एरिया है, एमएस एनर्जी हमारा फोकस एरिया है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट भी बहुत फोकस एरिया है। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की। अमीरों को बहुत कुछ मिला, क्योंकि मिलने के लिए उनके पास में बहुत सारी संभावनाएं, टैक्स बेनिफिट्स है, उनको बहुत सारी स्कीम का पता है, वो स्कीम में भी आके गवर्नमेंट का पूरा स्कीम का फायदा ले लेती है। गरीबों को डायरेक्टली दान की आदत हो गई है, तो उनको बहुत सारी चीजें फ्री में दान में मिलने वाली है। गरीबों को सरकार से डायरेक्ट बेनिफिट का इंटरेस्ट रहता है, तो डायरेक्ट बेनिफिट गरीबों को भी कुछ मिलने वाला है। लेकिन मिडिल क्लास हमेशा मर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको टैक्स पेमेंट करना कंपलसरी है, वो डरता बहुत है और व्यापार करने कम जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप वाला दिमाग उनके अंदर में लिमिटेड होता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी बेस्ड माइंडसेट में होता है। सैलरी अगर उसको मिलती है तो सैलरी का पूरा टैक्स पेमेंट करता है। एक भी नोटिस अगर आ जाए तो उसको दुनिया का कोई भी आदमी ब्लैकमेल कर सकता है, इस तरीके से कि उसने शायद खून कर दिया होगा। तो मिडिल क्लास बहुत ज्यादा परेशानी में आज भी है, क्योंकि जो टैक्स स्लैब है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ नहीं है। मैं आपको टैक्स के पूरे 22-25 इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आगे बताने वाला हूं। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको पहले बता देता हूं कि लोग सेविंग करने पे थोड़ा उतारू हो गए थे। म्यूचुअल फंड सही है, ये सारा चीज उन लोग को आइडिया आ गया और लोगों ने म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में और इन्वेस्टमेंट पे जोर लगाया। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट पे जो पहले कम टैक्सेशन था, अब धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। कुल मिलाकर आपके पैसे तो निकल ही गए सरकार के पास में, अब आपकी सेविंग पे भी नजर है कि सेविंग से भी पैसा निकाला जाए। कैसे? पहले आपका लॉन्ग टर्म अगर आपको कैपिटल गेन होता था सिक्योरिटीज पे, तो फिर उस समय कितना टैक्स पे करते थे? 1 लाख रुपए तक तो वैसी छूट रहती थी, लेकिन 10% उसके ऊपर में पे करना पड़ता था। अभी कितना हो गया? 12.5%। बहुत बड़ा अमाउंट आ गया। 25%
एक्स्ट्रा हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का तो सुन लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले 15% था, बिना दिमाग लगाए बेच भी डालो सिर्फ 15% ही आएगा। भले आप 30% स्लैब में हो लेकिन आपको देना 15% था, अब उसको 20% कर दिया। इसका मतलब वहां पर भी लोग बेचने से भी डरेंगे। अपना ही पैसा अगर थोड़ा बहुत सालों साल रखने के बाद फायदा हुआ है, उसको बेचने से उनको डर लगने वाला है। आज तक आपको बताऊं कि बजट कभी भी फायदे का रहा ही नहीं। केवल एक साल ऐसा था हमारे भारत के इतिहास में 1950-51 जिस समय बजट प्रॉफिट में बताया गया, और वो प्रॉफिट कितना था, 71 लाख रुपीस का प्रॉफिट था मात्र। लेकिन एक बार तो पॉजिटिव हुआ ही है। बट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, मैडम ने, कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे हम लोग उस पर कंट्रोल करते जा रहे हैं। हमारा जो डेफिसिट है वो 4% की तरफ अग्रसर है। हर साल 0.25% के आसपास कम करने का प्रयास हो रहा है। इस साल भी वैसे ही होगा। वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा जोर है, इसीलिए लेडीज लोगों के लिए वर्क प्लेस के आसपास हॉस्टल भी ओपन करने की बात कही गई है। इसके अलावा सूर्य घर योजना जो सोलर एनर्जी का स्कीम है वो भी इंप्लीमेंट कराया जा रहा है, जिसमें हर महीने अगर आपने सोलर का सिस्टम यूज किया तो 300 यूनिट तक फ्री आपको मिलने वाला है। बहुत बड़ी बात हो गई। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, रोजगार की तरफ अग्रसर करने के लिए 500 जो टॉप कंपनीज है वहां पर 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिलने के लिए ये प्रावधान रखा गया है। अब ये इंप्लीमेंट होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। बिहार में 15,000 करोड़ एलोकेट किया गया, आंध्र प्रदेश में 26,000 करोड़ एलोकेट किया गया। बिहार में खेल की सुविधाएं, एयरपोर्ट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के बारे में अनाउंसमेंट किया गया। वैसे ही आंध्र प्रदेश में भी डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। ओवरऑल इंडिया के बारे में भी बात कर रहे थे, उसमें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, असम और ऐसे जगह जहां पर लैंडस्लाइड्स हो रहा है, बाढ़ आ रहे हैं और वहां पे जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है, हर साल में उसके न्यूज आ रहा है, तो वहां पर भी रिलीफ और उसके बारे में सोचने की बात कही गई है। जीएसटी लॉ में इजीनेस लाने का प्रयास कर रहे हैं। मोबाइल बिजनेस जो है मैच्योरिटी के स्टेज में, इसीलिए उस पे भी टैक्सेस कम करने की बात कही गई है, कस्टम ड्यूटी कम करने की बात कही गई है। कैंसर की 3 दवाओं के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी कम किया गया ताकि कैंसर का इलाज आसानी से हो सके। ये सारे अलग अलग चीजों के इंडिकेटर हैं, मतलब स्वास्थ्य की तरफ बात की गई है, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज में मास इंक्रीमेंट होगा ये बात नहीं करी जाती। लोगों को परेशानी इसीलिए होती है क्योंकि भैया मैं टैक्स तो देता हूं लेकिन मुझे हेल्थ की फैसिलिटी उतनी ज्यादा नहीं मिलती। दुबई या दूसरे देशों में सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि टैक्स तो ज्यादा होता है लेकिन वहां पे रिटायरमेंट बेनिफिट हर एक जनता को मिलता है। वहां पर हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी सबको मिलता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी का जो लिमिट है उतना ही आप इलाज करा सकते हो। वो पूरा जीवन देश में रहा, पूरा जीवन टैक्स पे किया या फिर उनके बाल बच्चों ने टैक्स पे किया लेकिन उसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। बहुत बड़े दुख की बात है। तो बहुत मेहनत करने का जरूरत है। कंक्लूसिव इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि अगर आपको फायदा लेना है तो गवर्नमेंट की स्कीम्स में जाना पड़ेगा। स्कीम में जाके हम लोगों को कोई स्कीम अवेल भी करना है, व्यापारी भी बनना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। उसके लिए हमारा चैनल प्रतिबद्ध है। अब आगे मैं आपको इनकम टैक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या क्या है वो आपको बताने वाला। सबसे पहली बात ये कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 था अब 75,000 हो गया। दूसरा जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब में चेंजेस आ गया है। 0 से 3 लाख तक कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 10% और 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा क्रॉस हुआ तो फिर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी का जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है। एसटीटी जो एफएनडो पे लगता है वो 0.02% और 0.01% कर दिया गया। और जैसा मैंने बताया कि कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म है वो एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर जो रहेगा वो 12.5% हो गया है 10% से, और शॉर्ट टर्म वाला 15% से 20% हो गया है। वुमेन वेलफेयर का बहुत बात किया गया है इस बजट में और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है। कितना प्रॉमिस है और कितना सच है ये आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट है रेंटल हाउसिंग सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की बात कही गई। इसका मतलब है कि रेंटल बिजनेस क्योंकि बूम पे है तो उसको भी प्रॉपरली निगरानी किया जा सके सरकार की तरफ से, ये सरकार देख रही। और डेफिसिट जो कि 4.9% था और इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.9% तक जाएगा, अगले साल 4.5% जाएगा और धीरे धीरे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम का कहना है कि वो 4% तक हम लेकर जाएंगे। गवर्नमेंट लोन 2 तरह से लेती है, एक तो पब्लिक से लेती है जो बॉन्ड अलग अलग तरीके के बॉन्ड या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के रूप में लेती है, या फिर वर्ल्ड बैंक या दूसरे एसोसिएशन से लेती है जो इंटरनेशनल एसोसिएशन होते हैं। तो ब्याज इंटरनेशनल एसोसिएशन को ज्यादा देना पड़ता है। इस बार के बजट में भी सबसे बड़ा जो हमारा
एक्सपेंडिचर है वो इंटरेस्ट है जो कि आउटसाइड लोन के ऊपर में। अब काम की बात, मुद्रा लोन जो 10 लाख था अब वो 20 लाख रुपए का लिमिट हो गया है। स्पेशल अटेंशन एमएसएमई और क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के ऊपर रखा गया है। 2.66 लाख करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट के ऊपर में खर्च होंगे। और इंपॉर्टेंट चीज, 10 लाख रुपए तक हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब विदेश जा रहे हो तो पैसा यहां से मत लो, फिर आप जुगाड़ कर लो, इंडिया में आप पढ़ोगे तो पैसा मिलेगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूशन को भी बढ़ावा मिलेगा, इंडियन एजुकेशन को भी बढ़ावा मिलने के चांसेस है। क्या ये सच में हो पाएगा, देखते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्किल लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स रखे गए हैं जिसमें पहले महीने का वेतन गवर्नमेंट डायरेक्टली खाते में डाल देगी। इसके जो स्किल कनेक्टेड एम्प्लॉयमेंट स्कीम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखा गया है कि उनको अगर मेन सेक्टर में जॉब मिल जाए तो उनके जॉब का वेतन डायरेक्टली उनके खाते में डाल दिया जाएगा और उसको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। मैक्सिमम जो लिमिट है 15,000 रुपए पर मंथ का है और इससे करोड़ों लोगों का फायदा हो सकता है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आप मिडिल क्लास भी हैं या अपर मिडिल क्लास हैं या रिच क्लास है या पुअर क्लास है, बजट का बेनिफिट हमको निकालना पड़ेगा। आपको एनालिसिस करके मैं देने वाला हूं कि कौन कौन सी चीज में क्या फायदा होने वाला है और उसका फायदा कैसे निकालेंगे, या आगे के वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। अगर आप नीचे कमेंट करते हैं तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आप लोगों को रास्ता दिखाने का वादा करता हूं। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।